हेलो दोस्तों, मैं गोविंद मालवीय आपका स्वागत करता हूं आज़ाद आरपीएससी एकेडमी यूनिट ऑफ आज़ाद ग्रुप में। और आपने पिछले वीडियो को काफ़ी प्यार दिया था, तो उसी प्रकार से इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके प्यार दीजिएगा। हम आज़ाद आईएएस एकेडमी की यूनिट के तौर पर काम कर रहे हैं। आज़ाद आरपीएससी एकेडमी जो कि आपके राजस्थान में भी शुरू हो चुका है, आपको पिछले वीडियो के ज़रिए पता चल चुका होगा। और इस लॉकडाउन के पीरियड में भी हम आपसे रूबरू होते रहेंगे, लगातार होते रहेंगे। कुछ परेशानियां आती हैं, उस परेशानियों को थोड़ा सा दरकिनार करते हुए हम अब रेगुलर आपके साथ में रहेंगे। और आज हम चर्चा करने वाले हैं कि आज़ाद आरपीएससी एकेडमी के अंतर्गत हम कैसे इस बार आपके सपने को साकार करें। जो आपने सपना एक अधिकारी बनने का संजो रखा है, यानी आरएस अधिकारी बनने का जो सपना संजो रखा है, उसको निश्चित तौर पर आज वाले वीडियो की वर्कशॉप के अंतर्गत आपको पूरा का पूरा, मैं आपको विश्वास ही नहीं पूरा का पूरा ये वायदा करता हूं कि इस बार अगर इस स्ट्रेटेजी से आप चलें तो इस बार आपको आरएस अधिकारी बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए बिना वक्त गंवाए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले एक चीज़ ज़रूर चाहूँगा कि आपने जिस प्रकार से आज़ाद आईएएस एकेडमी को प्यार दिया था, वैसे इस वीडियो को भी और आज़ाद आरपीएससी एकेडमी को भी प्यार दीजिएगा। और हमारी यूनिट और हमारा ग्रुप काफ़ी लंबा है और पूरे भारत में, कम से कम उत्तर भारत में तो पूरी तरह से छाया हुआ है। और पूरे उत्तर भारत में अगर मेरे शब्दों में कहूँ, हालांकि ऐसे शब्द कहना मुझे स्वयं को गौरवान्वित महसूस करवाता है, क्योंकि वास्तव में ऐसा है, पूरे उत्तर भारत में आज़ाद ग्रुप, आज़ाद आईएएस एकेडमी नंबर 1 है। तो राजस्थान में भी आज़ाद आरपीएससी एकेडमी नंबर 1 बने, ऐसा मैं दिल से चाहूँगा। और आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आइए शुरू कर लेते हैं आज की बात। देखिए, मैं अपने पिछले वीडियो में भी आपको वर्कशॉप क्लासेस के अंदर बता चुका हूं कि आरएस का जो एग्जाम होता है वह आरपीएससी यानी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन कंडक्ट करवाती है। और कायदे के अनुसार हर साल वैकेंसी निकलनी चाहिए, लेकिन कुछ प्रशासनिक कारणों से, कुछ राजनीतिक कारणों से, कुछ अन्य कारणों की वजह से ये वैकेंसी हर साल नहीं निकल पाती। जैसे कि 2019 की नहीं निकली, 2020 की नहीं निकली, तो निश्चित तौर पर 2021 की निकलेगी ही निकलेगी। और 2021 के लिए आप अभी से कमर कस लें। और आज से अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं और इस वीडियो को शुरू से लगाकर एंड तक पूरा देखते हैं, तो मैं आपको यह वायदा करता हूं कि इस बार आपको आरएस का एग्जाम क्रैक करने से कोई भी दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। देखिए, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, चाहे सेल्फ स्टडी करें या कोचिंग सेंटर्स ज्वाइन करें, तो बहुत सारी किताबें और बहुत सारी चीजें सजेस्ट की जाती हैं। यूं समझ लीजिए, अगर कोई आरएस अधिकारी बनना चाहता है तो वो अपने घर में एक लाइब्रेरी बना देता है और उसके पास में बुक्स का बुफेर एक तरह से लग जाता है। और आप सोचिए कि आपने भी एक बुफेर लगा रखा है बुक्स का। देखिए, यहां पर मैं इस बात को सबसे पहले शुरुआत क्यों कर रहा हूं, उसके पीछे एक वजह है। वजह यह है कि हमारी आज़ाद आईएएस एकेडमी और उसके बाद में आज़ाद आरपीएससी एकेडमी हमेशा एक ही चीज पर जोर देती आई है, वह है हार्ड स्टडी पर कभी भी जोर नहीं देती, वह स्मार्ट स्टडी पर जोर देती है। स्मार्ट स्टडी शुरू से मैं आपको बताता आ रहा हूं, दिमाग से अगर आप चलोगे तो आपको कोई भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। मैं ये नहीं कहता कि हार्ड लेबर नहीं करना चाहिए, हार्ड लेबर नहीं करना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट को भी लेबर भी चाहिए तो स्मार्ट ही चाहिए ना। हार्ड लेबर क्या काम का, जो आप रेगिस्तान में गोते लगाओगे तो तैरना नहीं सीखोगे, सीधा सा गणित है। आपको तैरने के लिए एक स्विमिंग पूल या तरणताल या किसी भी जलाशय की आवश्यकता होगी, तो वहां कर सकते हैं ना आप। अगर मेरे कहने का तात्पर्य यहां पे यह है कि आप गलत ट्रैक पर निकलोगे तो गलत रास्ते पे ही जाओगे और आपकी मंजिल सही नहीं मिल पाएगी। तो मैं यहां पर यह चर्चा करना चाह रहा था कि आप जैसा कि जानते हैं, देखिए इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, और अगर आपने यहां से लगाकर एंड तक इस वीडियो को देख लिया तो
और उसकी स्ट्रेटेजी पे चल गए तो निश्चित तौर पर इस बार आपकी ही है RAS। ठीक है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। जैसा कि कुछ लोगों को बेसिक आइडिया नहीं होगा तो उनके लिए मैं थोड़ा सा पहले बता देता हूं। RAS का एग्जाम जो होता है वह RPSC यानी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन निकालता है वैकेंसी। कायदे से हर साल निकलनी चाहिए, लेकिन कभी कभार ऐसा नहीं होता। दूसरी बात, RAS के एग्जाम के साथ साथ में RTS भी होता है और अलाइड सर्विसेज भी होती हैं। राजस्थान के कुल 27-28 डिपार्टमेंट हैं, उसके अंतर्गत भी यह और भी पोस्टिंग दी जाती है। ठीक है, RAS एग्जाम जो है वह इसके 3 फेजेस हैं, प्रिलिमिनरी एग्जाम, मेंस एग्जाम और इंटरव्यू। ये तीनों ही आपको फेजेस क्रॉस करने होते हैं। प्री एग्जाम 3 घंटे का होता है। पहले से मैंने बोर्ड इसलिए प्रिपेयर कर रखा है कि ज्यादा समय हमारा जाया ना हो इस वीडियो में। प्री एग्जाम होता है 3 घंटे का, ठीक है, और उसमें 150 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, और 150 क्वेश्चंस होते हैं 200 मार्क्स के। ठीक है, यानी आप मान के चलिए कि आप 200 मार्क्स जो है वह उसका एग्जाम देने जा रहे हो 3 घंटे के अंतर्गत। अब इसको कैसे पास करना है इसकी भी स्ट्रेटेजी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, बात आती है अब मेंस एग्जाम की। मेंस एग्जाम में 4 पेपर होते हैं, जैसा कि आपके सामने मैंने मेंशन भी कर रखे हैं। पहला पेपर जो होता है GS का, दूसरा पेपर भी होता है GS का, और तीसरा पेपर भी होता है GS का, GS1, GS2 एंड GS3। ठीक है, चौथा पेपर होता है लैंग्वेज का। ओके, तो ये 4 पेपर होते हैं और प्रत्येक पेपर 200 मार्क्स का होता है। अगर एक पेपर 200 मार्क्स का है तो 4 पेपर के हिसाब से यानी 200 × 4 यानी 800 अंक का मेंस होगा। मेंस कितने अंक का होगा? 800 अंक का होगा। और उसके बाद में थर्ड फेज आता है इंटरव्यू का। इंटरव्यू 100 मार्क्स का होता है। 800 और 100 ये दोनों मिला के आपकी मेरिट डिसाइड करते हैं, यानी आपकी मेरिट 900 में से बनेगी, ग्रांड टोटल 900 में से बनेगा। प्री के 200 मार्क्स मेंस और इंटरव्यू के साथ नहीं जोड़ते, क्योंकि प्री एग्जाम एक क्वालिफाइंग एग्जाम है, इसको सिर्फ क्वालिफाई करना होता है। ठीक है, अब समझते हैं कि RS कैसे बने, उसकी स्ट्रेटेजी। जैसा कि मैंने बोर्ड भी प्रिपेयर कर रखा है और स्पेशली मैंने मेंस पर ही फोकस कर रखा है। अब तक आपने सारे विद्वानों को यह कहते हुए सुना होगा कि मेंस एग्जाम की तैयारी पहले कर लेनी चाहिए। ठीक है, कि आप प्री की तैयारी ना करें, प्री तो वैसे ही निकल जाएगा, आप मेंस की तैयारी करें, क्योंकि प्री के बाद मेंस में वक्त नहीं मिलता। अप्रोक्सीमेट प्री का रिजल्ट जब आता है उसके जस्ट 3 महीने या 3.5 महीने के बाद में मेंस एग्जाम हो जाता है, और मेंस एग्जाम में इतने सारे सब्जेक्ट क्लियर नहीं किए जाते हैं। देखिए, प्री एग्जाम होता है वह एक ऑब्जेक्टिव होता है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको 4 ऑप्शंस मिलते हैं, ABCD नहीं होता, 1 2 3 4 में होता है। ठीक है, मेंस एग्जाम सब्जेक्टिव होता है, यानी आपकी लिखित परीक्षा होती है मेंस एग्जाम में। ठीक है, और इंटरव्यू आपके लिए आपकी पर्सनैलिटी टेस्ट होता है कि आप कैसे प्रेजेंट करोगे और आने वाले समय में आने वाले चैलेंजेस को कैसे डील कर पाओगे। ठीक है, हालांकि हम बारी बारी से सारी चीजों पर आएंगे।
अब आते हैं मुख्य मुद्दे पर। मुख्य मुद्दा हमारा यह था कि आपने अक्सर लोगों से यह सुना होगा, बहुत सारे विद्वानों से सुना होगा कि मेंस की तैयारी आप पहले करें, प्री तो आपका वैसे ही निकल जाएगा। लेकिन यहां मैं थोड़ा सा डिफरेंट चलना चाह रहा हूं। मैं थोड़ा चाह रहा हूं कि प्री की तैयारी हम पहले करें, मेंस तो आपका वैसे ही निकल जाएगा। शौक में पड़ गए ना मैं ऐसा क्यों कहना चाह रहा हूं? उसके पीछे एक वजह भी बताऊंगा, और वो बड़ी शानदार और बड़ी आसान स्ट्रेटेजी है। ठीक है, आप हमारे आजाद आरपीएससी एकेडमी के साथ जुड़िए। आने वाले समय में आपको कोई भी तरह की परेशानी नहीं आएगी, इसकी गारंटी मैं देता हूं आपको। ठीक है, एक बार हम प्री को यहां पर थोड़ा सा स्कीप कर लेते हैं, छोड़ लेते हैं कुछ देर के लिए। क्यों छोड़ रहा हूं उसकी वजह भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, पहले थोड़ा सा मेंस पे डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद में हम प्री पे आ जाएंगे, और मैं इसका कारण भी बताऊंगा कि प्री की तैयारी मैंने पहले करने के लिए क्यों बोला था। ठीक है, देखिए मेंस में जैसा मैंने बताया जीएस के 3 पेपर होते हैं, GS1, GS2, GS3 और एक लैंग्वेज का होता है। ठीक है, प्रत्येक पेपर के 200-200 मार्क्स होते हैं। ये मार्क्स आपके मेरिट में काम आएंगे, यानी 800 और 100 मिला के आपकी मेरिट डिसाइड करेंगे। यानी ये वाली चीज तो आपको क्वालिफाई नहीं करनी है, इस चीज में तो आपको अच्छी रैंकिंग लाने की आवश्यकता है। ठीक है, पेपर 1, जीएस पेपर 1 के अंतर्गत हिस्ट्री आता है, भारतीय इतिहास, हिस्ट्री में आर्ट एंड कल्चर भी इंक्लूड होता है। हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर अलग सब्जेक्ट नहीं होते, एक ही होते हैं। ठीक है, आप अगर हिस्ट्री पढ़ते हो, जैसे कि किसी भी शासक का नाम पढ़ते हो, जैसे अजयराज चौहान हो गया, महाराणा कुंभा हो गया, तो उनके समय जो निर्माण कार्य हुए हैं वो आर्ट एंड कल्चर का विषय है। जैसे कि उन्होंने किले बनवा रखे हैं, अजयराज चौहान ने 1113 में अजयमेरु दुर्ग जो गढ़ बीटली बनवाया, वो आर्ट एंड कल्चर का मैटर है। ठीक है, तो हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर अलग सब्जेक्ट नहीं माना जाता आपके आरएस एग्जाम में। ठीक है, हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। राजस्थान का हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर, इंडिया का हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर, एंड वर्ल्ड का हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर। ठीक है, अब बात आती है इकोनॉमी की। इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट होता है उसके भी 3 पार्ट हैं मेंस में, राजस्थान की इकोनॉमी, इंडिया की इकोनॉमी और वर्ल्ड की इकोनॉमी। अब बात आती है सोशल सब्जेक्ट की। सोशल सब्जेक्ट में समाजशास्त्र, व्यावसायिक प्रबंधन और लेखा शास्त्र, ये पेपर 1 का पूरा मैटर है, पूरा सिलेबस है। अब आते हैं पेपर 2 पर। पेपर 2 में सबसे पहला सब्जेक्ट है प्रशासनिक नीति शास्त्र, और उसके बाद में है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में राजस्थान की ज्योग्राफी, इंडिया की ज्योग्राफी और वर्ल्ड की ज्योग्राफी। ठीक है, और सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस एवं तकनीकी, ये दूसरे पेपर के विषय वस्तु हैं। ठीक है, अब आते हैं तीसरे पेपर, जीएस नंबर 3, जिसमें पॉलिटिकल साइंस में राजस्थान की पॉलिटी, इंडिया की पॉलिटी और वर्ल्ड की पॉलिटी, इसके साथ में आईआर यानी इंटरनेशनल रिलेशंस। ठीक है, और सीए यानी करंट अफेयर्स। ओके, देखिए ये पॉलिटिकल साइंस के साथ मैंने क्यों जोड़ा, क्योंकि कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स जो है वह पॉलिटिकल मुद्दों का फोकस ज्यादा करता है आरएस। ठीक है, हालांकि अलग से भी करंट अफेयर्स आपके लिए बहुत मायने रखेंगे। अब आती है, इसमें मैंने आईआर को भी साथ में इंक्लूड क्यों किया, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पॉलिटी का ही हिस्सा है। इंटरनेशनल रिलेशन, हमारे पाकिस्तान के साथ में कैसे संबंध है, भूटान के साथ कैसे संबंध है, नेपाल के साथ कैसे संबंध है, चीन के साथ कैसे संबंध है, ये सारी चीजें इंटरनेशनल रिलेशंस में आएगी। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट विषय वस्तु पर, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी लोक प्रशासन, और स्पोर्ट्स, लॉज एंड बिहेवियर। ये दोनों चीजें अभी नई हाल ही में जुड़ी हैं। ठीक है, पहले ये आरएस का हिस्सा नहीं हुआ करती थी। अब आती है लैंग्वेज की बात।
लैंग्वेज में हिंदी और इंग्लिश दोनों होते हैं। ठीक है, तो सिलेबस आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं स्ट्रेटेजी पर कि स्ट्रेटेजी किस टाइप की और कैसे बनानी है और मैं क्यों जोर दे रहा था इस चीज पर। देखिए यहां पर मैंने जो गोला कर रखा है, ठीक है, जैसे कि हिस्ट्री वर्ल्ड की, जैसे कि यहां पर सोशल के सब्जेक्ट तीनों ही, जैसे यहां गोला कर रखा है मैंने प्रशासनिक नीति शास्त्र पर, जैसे मैंने गोला कर रखा है पॉलिटिकल साइंस के वर्ल्ड पोर्शन पर, इंटरनेशनल रिलेशंस पर, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पर, स्पोर्ट्स पर, लॉज पर और बिहेवियर पर, और गोला कर रखा है हिंदी और इंग्लिश पर। ये जो गोले वाली आइटम है, ये गोले वाले जो सिलेबस हैं, विषय वस्तु हैं, ये आपके प्री में नहीं होती, और जो बिना गोले में पड़ा है वो सारे के सारे सब्जेक्ट प्री में भी है। ठीक है, अब आप एक बात सोचिए कि आप अगर पहले मेंस की तैयारी करना शुरू कर देते, सोचना इस बात को, पॉइंट्स को सोचना। वो कहते हैं ना कि गांव बगल में छोरा गांव में ढिंडोरा। कई बार हमें छोटी छोटी चीज भी परेशान कर देती है हमारे द्वारा। जैसे मेरे हाथ में ये मार्कर है, अब मैं यहां मार्कर रख लूं और मैं खुद ही भूल जाऊं और फिर मैं मार्कर को ढूंढता फिरूं कि भाई मार्कर कहां है, रखा है, जबकि मेरे सामने पड़ा है। जो अपनी जेब में चीज होती है अपने उस पर ध्यान नहीं देते, पूरा घर छान मार देते हैं। ठीक है, आप जरा इस बात पर गौर करना, सोचना कि अगर आप मेंस की तैयारी पहले शुरू करते तो ये गोले वाले जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है जो प्री में नहीं आ रहे हैं उसको भी आप पढ़ते और उसमें अपना समय जाया करते। देखिए एक छोटी सी चीज, छोटी सी गलती कहीं ना कहीं आरएस एग्जाम क्रैक करने वालों को भारी पड़ रही है। ठीक है, स्ट्रेटेजी और प्लान के बगैर अगर आप मैदान में उतरते हो तो यह तय है कि वहां आपको मुश्किलें पेश आएगी और हो सकता है कि आपका जो अचीवमेंट्स है, गोल है, वह अधूरा भी रह जाए। आप सोचिए, एक बार मैं फिर से मेरी बात रिपीट कर रहा हूं, उस टेक्निक्स को समझिएगा, उस पॉइंट्स को समझिएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अगर आप मेंस की तैयारी पहले शुरू कर देते हैं, प्री से पहले, तो इसका मतलब साफ है कि ये वाले सब्जेक्ट यानी सोशल वाले सब्जेक्ट, प्रशासनिक नीति शास्त्र वाला सब्जेक्ट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, स्पोर्ट्स, लॉ, बिहेवियर, वर्ल्ड की पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशंस, हिंदी और इंग्लिश आप पहले पढ़ते, जो आपके प्री में काम नहीं आ रहा है। ठीक है, यानी उसमें आपका एक्स्ट्रा एनर्जी लगती, एक्स्ट्रा समय नष्ट होता। इससे बेटर है कि आप ये तो सोचे कि मैं मेंस की तैयारी कर रहा हूं, लेकिन जो ये बिना गोले में सब्जेक्ट पढ़े हैं, जो प्री में भी काम आ रहे हैं, उसको आप प्री से पहले अच्छी तरह से घोट के पी लीजिए, अच्छी तरह से उसको प्रिपेयर कर लीजिए। कैसे प्रिपेयर करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये पहले बिना गोले वाले, जैसे कि हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, राजस्थान का और इंडिया का, यह आप पढ़ लीजिए। वर्ल्ड का एक बार छोड़ दीजिए। ठीक है, इकोनॉमी पूरी तरह से पढ़ लीजिए प्री एग्जाम से पहले, राजस्थान की, इंडिया की और वर्ल्ड की, और सोशल वाला छोड़ दीजिए। ठीक है, इसमें ज्योग्राफी राजस्थान की, इंडिया की और वर्ल्ड की प्री से पहले ही पढ़ दीजिए। प्रशासनिक नीति शास्त्र एक बार छोड़ लीजिए, सामान्य विज्ञान और तकनीकी पढ़ लीजिए और ये वाला छोड़ दीजिए। ठीक है, पॉलिटी राजस्थान की और इंडिया की पूरी तरह से पढ़ लीजिए, वर्ल्ड की पॉलिटी और इंटरनेशनल रिलेशन छोड़ दीजिए, करंट अफेयर्स को पढ़ते रहिए। करंट अफेयर्स को भी कैसे पढ़ना है ये भी मैं आपको तरीका बताऊंगा अच्छे से, और इसमें किस किस चीज का वेटेज ज्यादा रहता है और कहां से हम अच्छे से मार्क्स ले सकते हैं उसके बारे में भी डिस्कस करूंगा मैं। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश छोड़ दीजिए। आप सोचिए कि इन चीजों को आप छोड़ेंगे तो आपका समय बचेगा वहां पर। ठीक है, और इन सब्जेक्ट पे तो आपकी प्री से पहले ही कमांड अच्छे से हो जाएगी। ठीक है, तभी आप प्री पास कर पाओगे, क्योंकि इन्हीं सब्जेक्ट्स को आप अच्छे से पढ़ोगे तभी तो भी प्री क्रैक कर पाओगे। और प्री क्रैक होने के बाद जो 3 महीने का समय बचता है, उन 3 महीनों के अंतर्गत ये गोले वाली आइटम ही सिर्फ पढ़ी जाए।
मेरे कहने का मतलब कि प्री एग्जाम पास करने के बाद आप सोशल साइंस, समाजशास्त्र, व्यावसायिक प्रबंधन, लेखा शास्त्र, प्रशासनिक नीति शास्त्र, वर्ल्ड की पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, स्पोर्ट्स, लॉज एंड बिहेवियर ही पढ़ें और साथ साथ में हिंदी और इंग्लिश भी पढ़ें। बहुत सारों को हिंदी मीडियम वालों को इंग्लिश में प्रॉब्लम आती है, इंग्लिश वालों को हिंदी मीडियम में प्रॉब्लम आती है, तो उसका भी मैं सॉल्यूशन इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ। तो आप मुझे बताइए, जो अब तक मैंने प्लान बताया उस प्लान के अकॉर्डिंग आपने पहले प्री की तैयारी की या मेंस की तैयारी की? आपने पहले प्री की तैयारी की और उस प्री में कम से कम ये गोले वाले जो सब्जेक्ट हैं वह 400 मार्क्स के हैं। ठीक है, और बिना गोले वाले मार्क्स जो सब्जेक्ट हैं वो लगभग 400 मार्क्स के हैं, यानी 400 मार्क्स की तैयारी तो आपने प्री और मेंस दोनों की एक साथ कर ली। और वो कब कर ली? प्री का एग्जाम समझ के मेंस की तैयारी की, तब आपने प्री की तैयारी 400 मार्क्स की ऑलरेडी कर रखी है। अब बात आती है बाद वाले 400 मार्क्स की तैयारी, जो गोले वाली चीजें हैं वो प्री के बाद तैयार कर लीजिए। बड़ी आसान सी रणनीति है, बड़ा अच्छा यह एक स्ट्रेटेजी है। तो इससे आपका समय भी बचेगा और आपके ऊपर लोड भी नहीं आएगा। जो वीडियो के आरंभ में मैंने कहा था कि बहुत सारे लोग कोचिंग सेंटर के चक्कर में और सेल्फ स्टडी के चक्कर में एक लाइब्रेरी बना के बैठ जाते हैं अपने घर में, और वो लाइब्रेरी की जो पुस्तकें होती हैं कम से कम उसमें 30 से 40 हजार पेज होते हैं, क्योंकि इतनी सारी बुक्स आप कलेक्ट करोगे तो उन सारी बुक्स का मैटर आप अपने पास रखोगे। अब मुझे दिल से बताइए मेरे प्यारे दोस्तों, बड़े इंटेलिजेंट कॉम्पिटिटर, मुझे ये बताइए कि वो कम से कम 30 से 20 हजार पेज हैं, 30 से 35 हजार जो पेज हैं, वह अगर आप एक पेज भी अच्छे से याद करना चाहो तो आपको कितना वक्त लगता है? अगर एक पेज भी आप अच्छे से पढ़ो ना तो 10 मिनट तो लगते ही लगते हैं। ठीक है, और प्रॉब्लम एक और भी है। आप सोचो कि 10 मिनट प्रत्येक पेज को पढ़ोगे तो 10 से मल्टीप्लाई कर लो आप 30-35 हजार से, आपको कितना वक्त लगेगा? और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये भी है, आपकी भी है, मेरी भी है। और प्रॉब्लम क्या है? इधर डालो उधर गायब होता रहेगा। तो कहीं ना कहीं ये चीज आपको बैकफुट पर ही धकेलती है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि एनसीईआरटी की बुक्स पढ़िए, आप वो पढ़िए। मैं कहता हूं कि आप प्लान के साथ चलिए, कुछ सब्जेक्ट को भी फोकस कर लेंगे तो आपका एग्जाम नहीं रुकने वाला। अभी अभी मैंने कहा था कि आरएस प्री जो है एक क्वालिफाइंग एग्जाम है। ठीक है, इसको सिर्फ क्वालिफाई करना है। जैसे कि मैं लास्ट आरएस के एग्जाम की प्री के मेरिट आपको कट ऑफ बताऊं तो कट ऑफ गई थी 78-79 के आसपास। अब आप सोचो कि 78 और 79 की कट ऑफ गई है, यानी 200 मार्क्स में से 78-79, क्या मुश्किल है? अरे भैया बहुत आसान है, इसको सिर्फ क्वालिफाई करना है। मैं अभी चुटकियों में कुछ देर बाद आपको आरएस प्री क्वालिफाई करने का तुरंत एक फॉर्मूला बता दूंगा और आप कर भी लोगे। लेकिन सबसे बड़ा जो चैलेंज आएगा ना वो मेंस में आएगा। इसलिए मैंने कहा था प्री के वक्त इन सब्जेक्ट पे फोकस करिए, ताकि ये प्री में भी काम आ रहे हैं आपके और मेंस में भी काम आ रहे हैं। तो एक बार आपने पढ़ लिए तो दोबारा तो पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी ना। दिल से जवाब देना दोस्तों, दिल से अपने आप से पूछिए, अपने खास की सौगंध डाल के अपने आप से पूछिए, मुझे यह बताइए कि आपने अब तक जितने भी कंपटीशन एग्जाम दे रखे हैं या देने वाले हो, चलो कंपटीशन ना दिए, कुछ लोग जो मेरा वीडियो देख रहे हैं वो ये सोच रहे हैं कि हमने कंपटीशन एग्जाम नहीं दे रखा है, तो एकेडमिक एग्जाम भी तो दे रखे होंगे। आपने ग्रेजुएशन पास कर रखा होगा, आपने पीजी कर रखा होगा या हायर डिग्री ले रखी होगी। ठीक है, आप मुझे बताइए जब भी आप एग्जामिनेशन हॉल में गए थे, सच बताना, अपने खास की कसम है आपको, सच बताना कि जब आप अपने एग्जामिनेशन हॉल में गए थे तब आपने हाल ही में पढ़े हुए ज्ञान से उत्तर दिए थे
या पहले कहीं पढ़ रखा था उसके आधार पर उत्तर लिखा था, या उत्तर दिया था, गोला राइट किया था, बबल्स राइट किया था? पहले वाले नॉलेज से। आप जो नॉलेज हासिल कर रहे हो ना, वो नॉलेज कहीं जाने वाला नहीं है। अगर आपने ध्यान से किसी भी एक एक चीज को बारीकी से पढ़ा तो वो कहीं जाने वाला नहीं है। ठीक है, एक छोटा सा आपको उपाय बताता हूं। सबकी समस्या है, सबकी प्रॉब्लम्स हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सर ये सब्जेक्ट मुझे बड़ा हार्ड लगता है, इस सब्जेक्ट में मुझे परेशानी आती है। जैसे कि कोई साइंस बैकग्राउंड का है तो उसे आर्ट्स के विषय में बिल्कुल बड़ा सा लड्डू, ठीक है, और जो आर्ट्स बैकग्राउंड का है वो साइंस में फेल, कॉमर्स में फेल। सारे सब्जेक्ट पे कमांड आप नहीं बना सकते, होती ही नहीं है। तो आप सोचिए ना जरा, पहला तो फॉर्मूला यही है कि आप मुझे बताइए क्या लेवल सबका इक्वल है? नहीं, ठीक है, लेकिन मैं कहता हूं है, लेवल इक्वल है। जो साइंस बैकग्राउंड का है उसको आर्ट्स में उसके हाथ बड़ा परेशान हो रहा है, और जो आर्ट्स का है वो कॉमर्स साइंस में परेशान हो रहा है। ठीक है, यानी आर्ट्स विषय का अगर विद्यार्थी है तो हद हो गई, उसकी कमांड कहां पे होगी? हिस्ट्री पे होगी, इकोनॉमी पे हो सकती है, पॉलिटी पे हो सकती है, ज्योग्राफी पे हो सकती है। यार 2, 3 या 4 सब्जेक्ट, पांचवा नहीं। पांचवा जीव माइंड में डालेगा, पहला भाग जाएगा, समस्या है। ठीक है, और कॉमर्स वाला होगा तो उसको कॉमर्स के सब्जेक्ट पे अच्छी कमांड होगी, आर्ट्स पे नहीं होगी। उसके साथ में भी वही समस्या है, 2, 3 सब्जेक्ट। मान के चलना, कभी भी किसी भी कंपटीशन की एग्जाम की मेरिट जो है वह 50-60 के आसपास ही रहती है, और यह सबसे बड़ा कटु सत्य है, क्योंकि सब सब्जेक्ट का मास्टर्स कोई आदमी हो ही नहीं सकता। ऊपर वाले के अलावा सब सब्जेक्ट पे कमांड किसी की हो नहीं सकती। हमारा एक सीमित दायरा है, हमारा एक मस्तिष्क जो है वह एक सीमित क्राइटेरिया में चलता है। ठीक है, मैं तो यह मानता हूं, हालांकि हमें नहीं कहना चाहिए इस प्लेटफॉर्म पर मैं तो यह मानता हूं कि अगर कोई बंदा कहता है कि मुझे 52 विषय आते हैं, 52 विषय का व्याख्याता हूं, तो उससे बड़ा फेंकू आदमी मेरी नजर में कोई नहीं है, क्योंकि इतने सब्जेक्ट पर कमांड हो ही नहीं सकती। हद हो गई, 1, 2, 3, 4, ज्यादा नहीं। तो उन सब्जेक्ट पर भी जो आपके फेवरेट हैं, उन सब्जेक्ट पर भी आप कमांड बना के बड़ी सावधानी से प्री में बिना माइनस मार्किंग दिए, पास होने का फॉर्मूला बता रहा हूं प्री का, उन सब्जेक्ट पर भी अच्छे से कमांड बनाकर, जो आपके खुद के सब्जेक्ट हैं, जिसे आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, उस पर अच्छे से कमांड बना के बिना माइनस मार्किंग दिए अगर आप मैदान में उतर जाओगे तो क्वालिफाई करना कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, यानी प्रॉब्लम यहां जाकर बनेगी। तो यहां आपको एक्स्ट्रा सब्जेक्ट पढ़ने हैं, वो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट कब पढ़े जाए? वो 3 महीनों के दरमियान। फिर इसमें हाथ लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको। हिस्ट्री, इकोनॉमी, यानी बिना गोले वाले जो सब्जेक्ट है उस पर हाथ लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको, आसानी से उसको क्रैक किया जा सकता है। तो प्लान के साथ में कोई भी आप स्ट्रेटेजी बना के चलेंगे दोस्तों, मैं आपको पूरा प्रॉमिस करता हूं कि आपको एग्जाम पास होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, अब इस सब्जेक्ट पर भी हम थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे कि किस किस सब्जेक्ट का क्या क्या वेटेज रहता है। वेटेज की जहां तक बात आई ना, तो उस पर मैं कुछ फोकस करना चाह रहा हूं, कुछ डिस्कस करना चाह रहा हूं, और यहां इस प्लेटफॉर्म पर करना जरूरी भी है, बहुत जरूरी है उस प्लेटफॉर्म पर डिस्कस करना। वेटेज बहुत महत्वपूर्ण रह जाता है, लेकिन वेटेज के साथ साथ अपनी रुचि भी मायने रखती है कहीं ना कहीं। देखिए, आपने अक्सर सुना होगा, कोई सब्जेक्ट सुना क्या, अपने आप से ही आपको पता होगा कि किसी सब्जेक्ट पर हमें बड़ा अच्छा लगता है उसे पढ़ना। ठीक है, जैसे कोई मैथ्स बैकग्राउंड का है, उसको मैथ्स बहुत अच्छा लगता है, और हिस्ट्री तो देखते ही उल्टी आ जाती है। अब जैसे मेरी बात करूं मैं, तो मैं आर्ट्स बैकग्राउंड का हूं, तो मुझे आर्ट्स के सब्जेक्ट पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है,
और मैथ्स देखते ही चक्कर आते हैं। तो क्या इसका मतलब यह है कि मैं कभी आरएसी पास नहीं कर पाऊंगा? नहीं, 100% करूंगा और बहुत अच्छे से करूंगा। कैसे करूंगा बताता हूं। तो दोस्तों मैं बात कर रहा था कि कैसे पास किया जाए एग्जाम को। देखिए ये सारी चीजें जरूर मैं आपको बता रहा हूं कि और बताऊंगा भी, लेकिन बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स हैं जो एक वीडियो में कंप्लीट नहीं हो सकती। आपको सॉरी दोस्तों, बीच में थोड़ा सा वो माइक में लगाना थोड़ा भूल गया था, पानी पीने गया था, बीच में थोड़ा प्यास लग गई थी इस कारण से, और माइक लगाना भूल गया था। सो तो आवाज़ नहीं आई होगी, कोई बात नहीं। तो कंटिन्यू करते हैं। देखिए दोस्तों मैं ये बात कर रहा हूं कि अभी अभी जैसे मैंने आपको कहा कि एग्जाम पास करना कोई मुश्किल नहीं है। हालांकि है तो काफ़ी हार्ड है, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है अगर प्लान के साथ चला जाए। और ये सारे प्लान किसी एक वीडियो में कंप्लीट नहीं किए जा सकते। आपको लगातार आजाद आरपीएससी एकेडमी के साथ बने रहना होगा। तो प्लान में सबसे पहला एक जो सदाबहार प्लान है उस पर मैं थोड़ा सा गौर कर लेता हूं। देखिए अक्सर आपने बहुत सारों को कहते हुए ये सुना होगा कि कहां से बिठाना ठीक रहे, यहां से बिठा देते हैं, ठीक है। आपने बहुत सारों से यह सुना होगा कि आप पुराने पेपर्स को टटोलिए। पुराने पेपर्स, अब पुराने पेपर्स लगभग आपने लगभग सबसे सुना होगा कि पुराने पेपर्स को आपके पास में अगर है तो आपको ज्यादा मुश्किल पेश नहीं आएगी एग्जाम क्रैक करने में। अब पुराने पेपर्स में देखना क्या है ये कोई नहीं बताता। सुनिए क्या देखना है। देखिए इस फॉर्मूले का मैंने आविष्कार किया था काफी लंबे टाइम की एनालिसिस के बाद में। मैंने भी बहुत सारे एग्जाम फेस कर रखे हैं। मैं एग्जाम फेस बहुत सारे जो करता हूं तो उसकी वजह सिर्फ ये नहीं है कि मुझे वो वैकेंसी क्रैक करनी है या मुझे उस फर्म में जाना है। मैं हर तरह का पेपर सॉल्व भी करता हूं, और इसलिए करता हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि एग्जामिनेशन बोर्ड की जो स्ट्रेटेजी है वो लीक हो कहीं ना कहीं, ठीक है, कि क्या आधार है सवाल बनाने का। आप देखना 5 साल से पहले प्रश्नों का जो तरीका था वो अब काफी बदल चुका है। यूं समझ लीजिए 180 डिग्री घूम गया है। देखिए अभी अभी मैंने कहा कि सारी चीजें मैं एक वीडियो में नहीं बता सकता, ये एक दिन का काम नहीं है। छोटी छोटी चीजें सुधारनी होगी, और इन चीजों को भी अगर आपने सुधार दिया तो इतना झमेला करने की आवश्यकता भी नहीं है। तो 5 साल पहले के पेपर देखिएगा, 5 साल जो पेपर पहले आते थे वो फैक्चुअल चीजें पूछी जाती थी। आरपीएससी द्वारा फैक्ट्स पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे पूछ लिया राजस्थान हिस्ट्री में कि महाराणा कुंभा का समय कब से कब तक था, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। महाराणा प्रताप का समय कब से कब था, या फिर हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था। मैं आपको सिंपल वे में ले जा रहा हूं क्योंकि अभी तो आप तैयारी की शुरुआत कर रहे हैं। हो सकता है कि मेरा वीडियो कॉमर्स वाले भी देख रहे हो तो उनके लिए बेसिक चीज है, इसलिए भारी भरकम एग्जांपल देके आपको कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा। तो ऐसे सीधे डेटा पूछे लेते थे, लेकिन आजकल वो एनालिटिक ज्यादा कर रहे हैं, एनालिटिक क्वेश्चंस ज्यादा पूछ रहे हैं, उसकी व्याख्यात्मक सवाल पूछ रहे हैं। जैसे कि अब वो पहले पूछते थे कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ, लेकिन अब वो पूछते हैं कि हल्दी घाटी युद्ध के समय मेवाड़ की परिस्थितियां कैसी थी, इनमें से कौन सा वक्तव्य सत्य है या असत्य है। इसके लिए भी, इन प्रश्नों की स्टाइल के लिए भी एक प्लान बनाना होगा। वो मैं प्लान आने वाली वर्कशॉप क्लासेस के अंदर आपको बना के पूरा एक एक बारीकी के साथ समझाऊंगा कि प्रश्नों का क्या प्रकृति रहती है, क्या स्टाइल रहता है। जस्ट मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं। अक्सर हर कॉम्पिटिटर की आदत होती है वो प्रश्न तो देखता नहीं, प्रश्न एक बार देख लिया सीधा उत्तर की ओर भाग जाता है। अरे भैया
प्रश्न समझ तो लो। एक बात बताओ मुझे, जब तक इंसान को प्रश्न ही समझ में नहीं आएगा, उत्तर कैसे समझ में आएगा? प्रश्न एक बार देखता है, उत्तर को बार बार देखता है, बहुत बड़ी गलती है ये। और ये सारी चीजें मैं एक ही आधार पे बताता हूं, और उसका आधार है कि इट्स नॉट मैटर कि आपने लाइफ में क्या किया, इट्स मैटर कि आपने एग्जामिनेशन हॉल में क्या किया, क्योंकि उसी से आपकी मेरिट तय होनी है और उसी से आपका एग्जाम पास होना है। ऐसा तो नहीं है कि भाई साहब आप बहुत ज्यादा पढ़ाई कर रहे हो इसलिए आपको आरएस अधिकारी बना दिया जाए। लिखोगे एग्जाम में तभी तो ज्यादा सावधानी रखने की आवश्यकता कहां है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पढ़ते समय नहीं रखनी है, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि पेपर अटेम्प्ट करते समय ज्यादा सावधान रहना चाहिए। और ये छोटी सी गलती लगे तो मुझे याद भी आ गई, ऐसे बहुत सारी गलतियां करते हैं आप एग्जामिनेशन हॉल में। एक छोटी सी गलती क्या होती है कि हम प्रश्न को ध्यान से नहीं पढ़ते, उत्तर की ओर ज्यादा जाते हैं। एक बार प्रश्न पढ़ लिया, उत्तर को बार बार देख रहे हैं, जबकि होना यह चाहिए कि प्रश्न को बार बार देखें। अगर प्रश्न समझ में आएगा तो उत्तर निश्चित तौर पे आएगा, और जब प्रश्न ही समझ में नहीं आया तो उत्तर देने से फायदा क्या? यानी कई बार आपको सही आते हुए भी आप गलत अटेम्प्ट करके आ जाते हो। तो ये एक छोटी सी सावधानी रखने की आवश्यकता है। दूसरा, मैंने पुराने पेपर्स के अंदर एक चीज और एनालिसिस की। एनालिटिक सवाल आजकल ज्यादा आ रहे हैं। कौन सा कथन सत्य है, कौन सा असत्य है, कथन और कारण की व्याख्या कीजिए, ठीक है, कथन का निष्कर्ष छांटिए, ऐसे बहुत सारे सवाल आते हैं, मिलान कीजिए वगैरह। तो उनको भी प्लान में हमें लेना पड़ेगा, ठीक है। और मेरे पास में बहुत सारे फॉर्मूले हैं इस प्रश्न को आसानी से अटेम्प्ट करने के, जो मैं एक साथ एक ही वीडियो में नहीं डाल सकता, और मैं तो क्या कोई भी नहीं डाल सकता। सारी स्ट्रेटेजी कोई भी व्यक्ति एक वीडियो में 1 घंटे के वर्कशॉप क्लास में नहीं डाल सकता। दोस्तों, आपको लगातार बने रहना होगा, और इस वीडियो को हो सके तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और उन लोगों तक तो जाना ही चाहिए जिन्होंने ये सपना देख रखा है लेकिन बेचारे भटक चुके हैं। दूसरा, एक चीज पुराने पेपर्स के अंदर मैंने एक फॉर्मूला आविष्कार किया, एक्शन का रिएक्शन। आप घर पे जाके पुराने पेपर्स को देखिएगा, जो पिछले 5 साल के अंदर पेपर्स आ चुके हैं ना, क्वेश्चंस आ चुके हैं ना कहीं नेक्स्ट कंपटीशन एग्जाम में उसी के आसपास प्रश्न बन रहे हैं। जैसे मैं आपको एक चेन बताता हूं। जैसे प्री एग्जाम में इन्होंने पूछा कि कालीबंगन का अर्थ क्या है, ठीक है। उसके बाद में किसी अन्य कंपटीशन एग्जाम में पूछ लिया कि कालीबंगन का अर्थ काली चूड़ियां हैं, इसके बनने का आधार क्या है। फिर उसके बाद आगे और पूछते हैं कि कालीबंगन शब्द की उत्पत्ति काली चूड़ियों के अलावा किससे हुई है, शब्द को पकड़ना। फिर यह पूछ रहे हैं कि कालीबंगन में किस प्रकार के मृदभांड मिलते हैं, ब्लैक पेंटेड वेयर, यानी काले चित्रित मृदभांड। कालीबंगन सिर्फ काली चूड़ियों की वजह से नहीं जाना जाता, कालीबंगन काली चूड़ियां एवं काले रंग से चित्रित मिट्टी के बर्तनों की वजह से भी जाना जाता है। तो वो चेन चलती रहती है आगे से आगे। प्रश्न वो ही नहीं आता, लेकिन उसके आसपास जितने भी प्रश्न बन रहे हैं, अगर आप वो भी बना लो तो इस बार आपको एग्जाम पास करने में आसानी ही नहीं, बहुत गारंटी है, ठीक है। तो छोटी छोटी ये टेक्निक्स ध्यान देने की होती है। आप खुद भी पेपर्स को एनालिसिस करो, देखो पुराने पेपर्स के साथ में नए पेपर्स को कंपेयर करो, सवाल कहां से उठ रहे हैं। सवाल कहीं ना कहीं पुराने पेपर्स के इर्द गिर्द ही घूमते हुए नजर आते हैं, वो ही नहीं रहते हैं, लेकिन उसके आसपास का बैकग्राउंड जरूर पूछा जाता है। दूसरी बात, अब जैसे कुछ कुछ टॉपिक्स का वेटेज भी जरूरी है। बहुत सारे बोलते हैं ना कि वेटेज कहां कहां सही होना चाहिए, कहां कहां लेना चाहिए, कहां कहां नहीं लेना चाहिए। अब जहां तक वेटेज की बात करूं तो मेंस में कहीं ना कहीं दिक्कत आती है, हिंदी मीडियम वालों को इंग्लिश में और इंग्लिश वालों को हिंदी में, ठीक है। ये मीडियम का बड़ा प्रॉब्लम रहता है। मैंने ऐसे बहुत सारे छात्रों को सुना जो कहते हैं कि हिंदी में हमारी अच्छी कमांड है,
भैया अच्छी कमांड होने से कुछ नहीं होता। मेंस में आपकी आंसर राइटिंग, शब्दों का चयन सबसे महत्वपूर्ण है। और हमारी आजाद आईएएस एकेडमी हो या आजाद आरपीएससी एकेडमी हो, वह सबसे पहले टारगेट करेगी आंसर राइटिंग पर, मेंस आंसर राइटिंग पर और करंट अफेयर्स पर। क्यों करेगी उसका कारण भी मैं आपको बताऊंगा। पिछले वीडियो में भी थोड़ा बहुत बताया था, लेकिन आज थोड़ा ज्यादा बताऊंगा मैं। अब देखिए, हिंदी वालों को इंग्लिश में प्रॉब्लम आती है, इंग्लिश वालों को हिंदी में आती है, और हिंदी वाले कहते हैं हमारी हिंदी में अच्छी कमांड है, ठीक है। लेकिन मैंने तो बहुत सारों को देखा है, वो सबसे ज्यादा उसी में पिटते हैं, ठीक है। तो आप शब्दों का चयन कैसे करना है, ये हमारी मेंस क्लास में सीखेंगे, मेंस आंसर राइटिंग में। साथ ही साथ यहां पर एक छोटी सी, जहां तक प्रॉब्लम की बात है ना, जैसे हिंदी मीडियम वाले को इंग्लिश में दिक्कत है, तो कुछ नहीं करना है, आपको अपना ग्रामर और थोड़ा सा वोकैब ठीक करना है, वोकेबलरी ठीक करना है। आज से ही 15 मिनट्स डेली, ये एक दिन का खेल नहीं है, 15 मिनट्स डेली ग्रामर और वोकेबलरी को दे दो, ठीक है, समस्या जड़ से हट जाएगी, ठीक है। सिर्फ 15 मिनट डेली आप अपनी ग्रामर और वोकेबलरी ठीक करने में लगा लो, क्योंकि वहां ज्यादा ये नहीं देखा जा रहा है मेंस में कि बंदे को क्या आता है, ये देखा जा रहा है कि वो अपने क्वेश्चंस को प्रेजेंट कैसे कर रहा है, सॉरी आंसर को प्रेजेंट कैसे कर रहा है, किस वर्ड्स का चयन कर रहा है। इंग्लिश मीडियम वाले अगर हिंदी में दिक्कत आ रही है तो इसी चीज पर जा सकते हैं, शब्दों का चयन। अब मेन जो चीज आती है ना, वो यहां पर कहीं ना कहीं दिक्कत होती है करंट अफेयर्स को लेकर। तो इसके लिए भी हमारी आजाद आरपीएससी एकेडमी करंट अफेयर्स की भी डेली क्लास चलाएगी। अब करंट अफेयर्स में क्या चीज लें? देखिए, करंट अफेयर्स आपको तीनों तरह का मिलेगा। आपको राजस्थान का भी मिलेगा, इंडिया का भी मिलेगा और वर्ल्ड का भी मिलेगा, ठीक है। करंट अफेयर्स आपके डेली साथ साथ चलता है, आज क्या घटनाक्रम हुआ, ठीक है, वो आपका करंट अफेयर्स है। और ध्यान दीजिए, जिस दिन एग्जाम हो तो ये मत सोच लेना कि एग्जाम तक करंट अफेयर्स पढ़ के जाना है आपको, नहीं, इतना तो आ ही नहीं सकता। कम से कम 15 दिन पहले का, क्योंकि 15 दिन तक पेपर छपने के चांसेस रहते हैं। 15 दिन के बाद में जिस दिन एग्जाम हो रहा है उससे 15 दिन पहले का पढ़ लो, ज्यादा कुछ नहीं। मैं तो यहां तक कहता हूं छात्रों को, बहुत सारे जो मुझे पूछते हैं कि सर क्या स्ट्रेटेजी से काम किया जाए, तो मैं तो यहां तक कह देता हूं कि हफ्ते भर पहले पढ़ाई छोड़ दो। लेकिन शायद आपको वर्ड पचा नहीं होगा ना, हफ्ते भर पहले पढ़ाई छोड़ने का। बहुत सारों को तो हफ्ते भर पहले ही पढ़ाई होती है। वो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो अपने दिमाग के साथ, जो आ रहा है ना वो भी आपके एग्जामिनेशन हॉल में परेशान करेगा। क्योंकि अभी तो कुछ देर पहले मैंने क्या कहा था, इट्स नॉट मैटर कि आपने लाइफ में क्या किया, इट्स मैटर कि एग्जामिनेशन हॉल में क्या किया। वहां अगर आपका दिमाग खराब कर दिया किसी फैक्ट्स ने और आपने सोच लिया जो तुरंत पढ़ा है कि भाई ये तो चीज मुझे आ ही नहीं रही है और ये एग्जाम में आ गई तो क्या हो जाएगा, तो उस चक्कर में वो पूरा उसका जो प्लान बना रखा है, पूरा जो पढ़ रखा है ना, उस पर वो चीज हावी हो जाती है, नेगेटिविटी जिसे कहते हैं। इसलिए समझदार और सही स्ट्रेटेजी वाले को तो कम से कम हफ्ते भर पहले पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए। आप सोचिए ना, जिंदगी भर कुछ नहीं किया तो हफ्ते भर में क्या झंडे गाड़ लोगे? ये तो लंबी चलने वाली प्रोसेस है, एक क्षण भर की प्रोसेस नहीं है। करंट अफेयर्स में देखिए, राजस्थान, इंडिया और वर्ल्ड का जरूर होता है। जैसे मैं ज्यादा तो इस वीडियो में एग्जांपल नहीं ले पाऊंगा, जैसे कि ये विशेष तौर से फोकस करते हैं, और आपको भी बड़ी नॉलेज होगी जैसे स्पोर्ट्स में। तो सबसे पहले तो ये देखिए कि आपके राजस्थान में कौन कौन से ऐसे स्पोर्ट्स हैं जो ज्यादा फेमस है, ठीक है। जैसे गेम्स हो गए, कॉमनवेल्थ गेम्स हो गए, नेशनल हो गए, उसमें कौन सा मेडल किसने लिया है, भारत की रैंकिंग क्या रही है इंटरनेशनल लेवल पर, नेशनल लेवल पर राजस्थान की क्या रैंकिंग रही है। एक बात दिमाग में आज ही गांठ बांध लो अच्छी तरह से, आप RAS दे रहे हो, RAS, आर का मतलब राजस्थान, यानी इस एग्जाम में सबसे ज्यादा वेटेज किसका रहेगा? राजस्थान का। तो करंट में भी आप
ऐसी चीजें देखिए, जैसे कि मैं जस्ट एग्जांपल दिया स्पोर्ट्स कोटे का, तो स्पोर्ट्स में राजस्थान का अगर कोई भी व्यक्ति है जो नेशनल लेवल तक या इंटरनेशनल लेवल तक गोल्ड लाता है, सिल्वर लाता है, इवन ब्रॉन्ज भी लाता है ना, आपके एग्जाम का मैटर है, ठीक है, कहीं ना कहीं वो लिंकेड होता है किसी भी चीज से, ठीक है। तो उन चीजों को आप देखिए, जैसे कि आजकल ये योजनाओं पर ज्यादा फोकस करते हैं, तो योजना भी विशेष तौर से किसको टारगेट बनाएंगे, राजस्थान की जो योजनाएं होगी उसको टारगेट बनाएंगे। या फिर इसका एक दूसरा और तरीका है, आपको अगर कोई अपवाद मिल जाए या कोई अनोखी चीज मिल जाए, अनोखा शब्द मिल जाए, तो उसको भी आप ले सकते हैं करंट जीके के तौर पर। जैसे मान लो कि आपसे पूछा गया कि स्पोर्ट्स कोटे के अंदर, जैसे एक सवाल आ गया कि हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम के अंदर किसने राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया था, तो उसमें राजस्थान के प्रतिनिधित्व में वो अपवाद वाली चीज होगी ना, तो वहां तक जाएगा। अपवाद जैसे कि अगर किसी महिला ने प्रतिनिधित्व किया तो वो एक अपवाद वाली चीज हो गई, तो वो आपसे क्लिक की जा सकती है। नहीं तो नेतृत्व जैसे मुद्दे पर कभी भी करंट जीके बन के नहीं आएगा किसी अगर पुरुष का होगा तो, ठीक है। लेकिन महिला क्या है, अपवाद। आपने अक्सर देखा होगा कभी भी अंतरराष्ट्रीय मामलों में किसी भी देश के राष्ट्रपति का नाम पूछ लेते, प्रधानमंत्री का नाम पूछ लेते कि हाल ही में फलाने देश का कौन सा राष्ट्रपति बना, तो राष्ट्रपति तो भैया हर साल हर महीने बनते रहते हैं, और आप कलेक्शन कर रहे हो, बहुत सारी बुक्स लाकर अपनी लाइब्रेरी बना रहे हो। उस चीज को देखिए, अपवाद। अपवाद मतलब किसी देश की महिला राष्ट्रपति तो नहीं बनी है, ठीक है। अपवाद मतलब अनोखी चीज जो दूसरों से भिन्न हो, या अनोखा कोई शब्द हो डिफरेंट टाइप का, जो रेगुलर यूज में नहीं आता, वो करंट जीके में ज्यादा चांसेस रहते हैं, ठीक है। चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मैं आपको एक साथ सारी चीजें स्ट्रेटेजी वाइज नहीं बता सकता, आपको मैंने पहले भी कहा, आपको लगातार मेरे साथ बने रहना पड़ेगा। और फिलहाल के लिए आपसे मैं विदा लेता हूं और मिलते हैं जल्द ही रेगुलर आपके आजाद आरपीएससी के प्लेटफॉर्म पे। और जाते जाते ये गुजारिश जरूर करूंगा कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैलाएं और कम से कम उन बच्चों का भी भला हो जो वास्तव में ये सपना देख चुके हैं। फिलहाल के लिए थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।